के सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक नए बिंदु के साथ और एक नई कड़ी के साथ। तो आज का जो हमारा बिंदु है वो है रस निष्पत्ति। रस निष्पत्ति वाला जो बिंदु है उसकी एक ऐसी शानदार ट्रिक लेकर उपस्थित हुआ हूँ आप सभी के सामने। इसकी हालांकि वीडियो मैंने पहले एक बनाई थी लेकिन वो नेट पर नहीं है, मतलब चैनल पर नहीं है वर्तमान में। तो एक नई वीडियो जिसमें क्या है कि किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछा जाए, किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछा जाएगा तो क्योंकि इसके लिए आपने देखा होगा कि रस निष्पत्ति की मैंने एक बड़ी वीडियो भी अपने चैनल पर पड़ी है, उसके अंदर विस्तार से मैंने बताया है, प्रत्येक बिंदु को बड़े ही विस्तार से बताया है। तो उसके लिए मुझे डॉक्टर नगेंद्र का रस सिद्धांत है, गणपति चंद्र गुप्त की किताब है, ठीक है ना। तो ये सारी किताबें मैंने पढ़ी, ठीक है। और भी कोई छोटी बड़ी किताबें हैं वो पढ़ने के बाद और उसके बाद फिर जैसे प्रश्नोत्तर है, तो आज तक जितने भी रस निष्पत्ति से संबंधित जितने भी प्रश्न आए हुए हैं, चाहे टीजीटी है, चाहे पीजीटी है, चाहे नेट है, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर है, ठीक है ना, चाहे स्कूल लेक्चरर है, चाहे वरिष्ठ अध्यापक है, वो सभी प्रश्न मैंने आपको करवाए हैं। ये सभी करने के बाद मेरे दिमाग में आया कि क्यों न अलग अलग जगह से पढ़ा, तो मैंने अलग अलग तरह से चीज़ों को देखा, तो क्यों ना इन सभी को एक छोटी सी ट्रिक में बांध दिया जाए कि सारी चीज़ें एक ही जगह एक छोटे से चार्ट में। तो मैंने उसके लिए ना एक छोटा सा चार्ट तैयार किया। ये देखिए, प्रत्येक चीज जो रस निष्पत्ति से संबंधित प्रत्येक चीज जो किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछा जाएगा वो इस चार्ट में से मिलेगा। तो उसके बाद आपको क्या है कि याद करने की या रट्टा मारने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बस इस चार्ट को थोड़ा सा ध्यान देना है। और चार्ट भी इस तरह से बनाया गया है कि अपने आप ही आपको याद हो जाएगा। तो देखते हैं साधारणीकरण की बात है। आचार्य रस निष्पत्ति ट्रिक, ये ट्रिक नहीं है और ही कुछ है, ठीक है ना। अब इसको नाम क्या देंगे मैं नहीं कह सकता कुछ भी, ठीक है ना, नामकरण अभी हुआ नहीं है। आचार्य कौन से आचार्य थे? रस निष्पत्ति। रस निष्पत्ति क्या है? रस निष्पत्ति क्या है कि ऐसा कहा जाता है, कहा क्या जाता है, लिखा हुआ है किताबों में, भरतमुनि के नाट्य शास्त्र में लिखा हुआ है कि भरतमुनि ने अपने नाट्य शास्त्र के छठे अध्याय में, भरतमुनि ने अपने नाट्य शास्त्र के छठे अध्याय में एक व्याख्या दी है, एक परिभाषा दी है, वो है विभावोनुभाव व्यभिचारी शोंगादृश निष्पत्ति। कि रस की निष्पत्ति कैसे होती है? विभावानुभाव व्यभिचारी शोंगादृश निष्पत्ति। इसमें से दो शब्द उठाए गए, एक संयोग और एक निष्पत्ति। कौन कौन से दो शब्द उठाए गए? एक उठाया गया संयोग शब्द और दूसरा उठाया गया निष्पत्ति। अब ये दो शब्द उठाए गए और इन दो शब्दों की अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग तरीके से व्याख्या की है, इन दोनों की, कि संयोग किसका होता है और निष्पत्ति किसकी होती है, ठीक है ना। तो इन सभी चीज़ों को मैंने एक ही चार्ट के अंदर तैयार किया है, ठीक है ना, इस चार्ट में। अब ये आ जाए कि काव्य शास्त्र में रस की प्रथम व्याख्याकार, काव्य शास्त्र में रस के प्रथम व्याख्याकार तो भरतमुनि रहेंगे, रस संप्रदाय के प्रवर्तक, ठीक है ना, भरतमुनि, दूसरी सती ईस्वी पूर्व, ठीक है। और अगर ऐसा पूछा जाए कि रस सूत्र के प्रथम, भरतमुनि के रस सूत्र के प्रथम व्याख्याकार, भरतमुनि के रस सूत्र के प्रथम व्याख्याकार तो कौन रहेंगे? भट्टलोलट रहेंगे, ठीक है ना। इसमें प्रमुख रूप से हम चार ही लोगों को पढ़ते हैं। एक नंबर पर भरतमुनि के रस सूत्र की व्याख्या करने वाले चार ही लोग थे प्रमुख। एक थे भट्टलोलट, दो नंबर पर हमारे पास आता है श्री शंकुक, तीन नंबर पर हम बात करते हैं तो भट्ट नायक, चार नंबर पर हम बात करते हैं तो अभिनव गुप्त। पहले हम ऐसे पढ़ेंगे फिर हम ऐसे पढ़ेंगे, पहले हम इनके बारे में पढ़ेंगे फिर इनका हम तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। देख लेते हैं। भट्टलोलट 9वीं शताब्दी के थे, सिद्धांत इनका था उत्पत्तिवाद या आरोपवाद। भट्टलोलट का जो सिद्धांत था उसका नाम था उत्पत्तिवाद या आरोपवाद। अब देखो बड़ा आसान है, सबसे पहले कौन से है? भट्टलोलट। याद रहना चाहिए ना, भट्टलोलट सबसे पहले है, याद रहेगा, इतना सा तो याद रखना पड़ेगा। आप रस निष्पत्ति पढ़ रहे हैं और उसके व्याख्याकार पढ़ रहे हैं तो कम से कम इतना तो याद होना ही चाहिए कि सबसे पहले व्याख्याकार कौन थे? वो थे भट्टलोलट। जब पहले व्याख्याकार भट्टलोलट है तो जो पहला बंदा होगा उत्पत्ति तो वही करेगा ना। हम कहते हैं ना कि पूरी सृष्टि की उत्पत्ति मनु से हुई है, ठीक है ना। प्रथम पुरुष जो मनु माने जाते हैं, तो मनु जब माने जाते हैं तो पहले थे तभी उत्पत्ति वहां से मानी जाती है ना। तो उसी तरह भट्टलोलट है
तो साधारणीकरण की उत्पत्ति कहाँ से मानी जाएगी? भट्ट-लोलट से। तो इनका सिद्धांत कौन सा होगा? उत्पत्तिवाद। तो आसानी से आप उत्पत्तिवाद को याद कर सकते हैं कि भट्ट-लोलट का जो सिद्धांत है वो क्या है? उत्पत्तिवाद है या आरोपवाद है। अब क्या होता है कि भट्ट-लोलट के सिद्धांत में और भट्ट-नायक के सिद्धांत में समस्या आती है। शंकु का तो सभी को याद रहता है, वैसे याद ना रहे चाहे, लेकिन जब सामने आएगा तो याद रहेगा कि शंकु का क्या है? अनुमितिवाद है, और अभिनव गुप्त का क्या है? अभिव्यक्तिवाद है। लेकिन वहां फिसल कहाँ जाता है? भट्ट-लोलट और भट्ट-नायक में फिसल जाता है। दोनों एक जैसे नजर आते हैं, ठीक है ना, दोनों एक जैसे नजर आते हैं। मैंने इतना पढ़ा है जिसकी कोई सीमा नहीं है, और इतनी बार इतनी किताबें पढ़ी है, उसके बावजूद भी जैसे जो रस के जो है ना, क्या बोलते हैं, 4 अंग जो है ना, विभाव, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, तो विभाव और अनुभाव में फिसल जाता हूँ कि विभाव, वो 2 जो विभाव है वो है आलम्बन और उद्दीपन है, कि जो अनुभाव 4 होते हैं वो वाले हैं, ठीक है ना, कायिक, वाचिक, सात्विक, आर्य, वो वाले हैं। तो यहाँ कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाती है कि विभाव कौन से है, अनुभाव कौन से है, कहीं ना कहीं, ठीक है ना। कभी कभार अचानक से पूरी तरह से परिभाषा फिर गौर करते हैं, फिर जाके पता चलता है कि हाँ नहीं ये है। तो उसी तरह से 2 में रहता है, भट्ट-लोलट और भट्ट-नायक में। तो भट्ट-लोलट पहले थे तो उससे उत्पत्तिवाद रहेगा। इनके संयोग का अर्थ, अब 2 शब्दों की व्याख्या की है, एक संयोग की और एक निष्पत्ति की, तो 2 के अर्थ पूछे जाएंगे। भट्ट-लोलट ने संयोग का अर्थ माना है उत्पाद्य उत्पादक। क्या माना है? उत्पाद्य उत्पादक माना है। और निष्पत्ति का अर्थ माना है उत्पत्ति, ठीक है ना। संयोग का अर्थ क्या माना है? उत्पाद्य उत्पादक, और निष्पत्ति का अर्थ क्या माना है? उत्पत्ति। और अब उत्पाद्य उत्पादक के साथ साथ इन्होंने 3 चीजें और बताई है। एक बताया उत्पाद्य उत्पादक, फिर गम्य गमक, और पोष्य पोषक। इसको विस्तार से उधर बता चुका हूं, लेकिन यहां भी बता दूंगा, लेकिन लिख नहीं रहा क्योंकि लिखने से फिर क्लास उतनी लंबी हो जाएगी। उत्पाद्य उत्पादक क्या है? उत्पाद्य जो उत्पन्न करने योग्य है। तो क्या रहेगा उत्पन्न योग्य करने? क्या है? रस, ठीक है ना। उत्पादक जो उत्पादन करने वाले हैं, विभाववादी। उत्पादन करने वाले कौन से हैं? विभाववादी। तो यहां क्या रहेगा? केवल विभाव रहेगा। ऐसा ही कहा है भट्ट-लोलट ने। गम्य का क्या है? जो गमन करता है, जो चलने वाला गम्य है, गमन करने योग्य है, तो वो क्या है? रस, ठीक है ना। गमक, चलाने वाले, कौन है चलाने वाले? तो यहां रहेगा अनुभाव। गमक क्या है? गमक है अनुभाव, ठीक है ना। पोष्य क्या है? जो पोषण योग्य है, तो पोषण योग्य क्या है? रस। और पोषक कौन है? जो पोषण करने वाले हैं, वो है संचारी भाव, ठीक है ना। ये ध्यान रखना है। उत्पादक कौन है? विभाव। गमक कौन है? अनुभाव। और पोषक कौन है? संचारी भाव। इन तीनों में निष्पत्ति का अर्थ उत्पत्ति माना है इन्होंने। रस की अवस्थिति, रस की अवस्थिति, रस जो है वो किस में रहता है? इन्होंने माना है अनुकार्य में। अनुकार्य वही मूल पात्र राम आदि होता है, और वही ऐतिहासिक पात्र होते हैं। वही अनुकार्य, वही मूल पात्र राम आदि और ऐतिहासिक पात्र। तो अनुकार्य में माना है, मूल पात्र राम आदि में माना है, ऐतिहासिक पात्रों में माना है। रस की अवस्थिति किस में मानी है? अनुकार्य में, मूल पात्र राम आदि में, और ऐतिहासिक पात्र में। कहने से तात्पर्य रस जो होता है वो मूल पात्र में ही होता है। वास्तव में कवि जो आनंद ले रहा होता है, पाठक जो आनंद लेता है, जिसे पाठक कहा गया है, जिसे दर्शक कहा गया है, जिसे सामाजिक कहा गया है, जिसे सहृदय कहा गया है, जिसे प्रेक्षक कहा गया है, जिसे प्रेमाता कहा गया है, ठीक है ना। जिसे प्रेक्षक कहा गया है, जिसे प्रेमाता कहा गया है, ये सारी चीज़ें किसके लिए? पाठक के लिए, दर्शक के लिए है। तो ये सारी बातें, इनमें प्रमुख रूप से प्रेक्षक की बात आए तो प्रेक्षक की बात आए तो कौन रहेगा? भट्ट-नायक है। सहृदय सामाजिक की बात आए तो कौन रहेगा? अभिनव गुप्त। परमाता की बात आएगी तो कौन रहेगा? विश्वनाथ रहेगा। ये बातें ध्यान रखनी है। तो अनुकार्य के अंदर मानते हैं कि राम आदि जो पुराने ऐतिहासिक मूल पात्र थे, वास्तव में रस उसी में होता है, ठीक है ना। और उसका आनंद जो है वो पाठक लेता है। तो ये अवधारणाएं आगे आगे बदलती रही, लेकिन इन्होंने ऐसा कहा था। और दार्शनिक मत इनका क्या था? मीमांसा दर्शन था। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, सोने पर सुहागा रहेगा भैया। मीमांसा दर्शन था। फिर 2 नंबर पर आते हैं श्री शंकुक। शंकुक का काल कौन सा है? वही 9वीं शताब्दी है। इनका सिद्धांत कौन सा है? अनुमितिवाद। अनुमितिवाद का मतलब था अनुमान। अनुमान के माध्यम से ही क्या होता है, क्या बोलते हैं उसको, रस का आनंद प्राप्त किया जा सकता है। इन्होंने एक व्याख्या दी थी, वो आगे और पढ़ लेंगे। चित्रतुंग न्याय दिया था, वो पढ़ेंगे आगे सारा। अनुमाप्य अनुमापक, इन्होंने संयोग का अर्थ क्या माना है? अनुमाप्य अनुमापक, ठीक है ना।
अनुमाप्य मतलब जो अनुमान योग्य है, रस। और अनुमापक मतलब विभावादि। ठीक है ना। अनुमिति मतलब अनुमान। रस की अवस्थिति इन्होंने किस में मानी है? अनुकर्ता या नट आदि में। अनुकर्ता या नट आदि में। अनुकर्ता कौन होते हैं? नट आदि, जो पात्र अभिनय करने वाले होते हैं। ठीक है ना। और दर्शन कौन सा है इनका? न्याय दर्शन है। कौन सा दर्शन है इनका? न्याय दर्शन है। भट्ट नायक 3 नंबर पर आते हैं। भट्ट नायक इनका जो काल माना जाता है 10वीं शताब्दी, कुछ जगह 11वीं है, लेकिन वैसे भट्ट नायक का 10वीं शताब्दी और अभिनव गुप्त का 10वीं 11वीं शताब्दी माना जाता है। कुछ लोग इसे 11वीं मानते हैं, कुछ लोग इसे 10वीं भी मानते हैं। ठीक है ना। लेकिन अपने प्रमुख रूप से ये याद कर लेना, 10वीं और 10वीं 11वीं। भट्ट नायक का भुक्तिवाद या भोगवाद है। सिद्धांत कौन सा है? भुक्तिवाद या भोगवाद। संयोग का अर्थ क्या माना है? भोज्य भोजक। भोज्य क्या है? जो भोजन करने योग्य है। क्या है? रस। और भोजक क्या है? भोजक है जो भोजन करवाने वाले हैं, तो वो क्या रहेगा? विभावादि। निष्पत्ति का अर्थ क्या माना है? भुक्ति। निष्पत्ति का अर्थ क्या माना है? भुक्ति। ठीक है ना। रस की अवस्थिति किस में रहती है? प्रेक्षक दर्शक आदि में। प्रेक्षक या दर्शक आदि में। दर्शन कौन सा है? सांख्य दर्शन है। ठीक है ना। फिर आते हैं अभिनव गुप्त, 10वीं 11वीं शताब्दी। इनका जो सिद्धांत है वो है अभिव्यक्तिवाद। संयोग का अर्थ व्यंग्य व्यंजक माना है। व्यंग्य जो व्यंजना करने योग्य है, रस। व्यंग्य कौन है? जो व्यंजना करने योग्य है। और व्यंजक जो व्यंजना करने वाले हैं। विभावादि। ठीक है ना। और निष्पत्ति अभिव्यक्ति। निष्पत्ति का अर्थ इन्होंने क्या माना है? अभिव्यक्ति माना। याद रख लेना, निष्पत्ति का अर्थ भट्ट लोलट ने उत्पत्ति माना है। ठीक है ना। और निष्पत्ति का अर्थ शंकुक ने अनुमिति माना है। निष्पत्ति का अर्थ भट्ट नायक ने भुक्ति माना है। निष्पत्ति का अर्थ अभिनव गुप्त ने अभिव्यक्ति माना है। रस की अवस्थिति किस में मानते हैं? सामाजिक और सहृदय में। दार्शनिक मत कौन सा है? शैव दर्शन। अब आपने अलग अलग भी याद रख सकते हो आप इसको। यहां जो देखो, सबसे पहले उत्पत्तिवाद किसका है? भट्ट लोलट का है। भट्ट लोलट ने तीनों को अलग अलग रखा है। उत्पाद्य, उत्पादक, गम्य, गमक, पोष्य, पोषक। विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, तीनों को अलग अलग रखा है। उत्पाद्य उत्पादक में विभाव आएगा, गम्य गमक में अनुभाव आएगा और पोष्य पोषक में संचारी भाव आएंगे। लेकिन इसके बाद के जो तीनों व्याख्याकार हैं उन्होंने सभी को विभावादि कहकर उसी के अंदर सभी आ जाएंगे। इस विभावादि में क्या आ जाएगा? देखो, तीनों ने विभावादि बताया। तीनों के विभाव आदि में क्या आ जाएगा? विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, तीनों के तीनों इसी में आ जाएंगे। अब एक चीज और देखो, रस की अवस्थिति सबसे पहले जिसने आया है उसने पहले में मानी है मूल पात्र में, राम आदि में। सबसे पहले कोई भी कहानी है, जैसे हम रामचरितमानस लेते हैं तो सबसे पहले क्या पात्र आएंगे? राम आएगा, राम आदि पात्र आएंगे। तो सबसे पहले इधर कौन है? भट्ट लोलट, और उधर कौन है? राम आदि। तो इन्होंने रस की अवस्थिति किस में मानी है? मूल पात्रों में, ऐतिहासिक पात्रों में, राम आदि में ही मानी है। अब 2 नंबर पर कौन आएगा? 2 नंबर पर आएंगे जो उसके अभिनय करने वाले हैं। इधर 2 नंबर पर कौन है? शंकुक। तो उन्होंने किस में मानी है? अनुकर्ता में। अनुकर्ता कौन होते हैं? नट आदि। अनुकार्य कौन होते हैं? मूल पात्र। तो अनुकर्ता या नट आदि में मानिए 2 नंबर पर अभिनय करने वाले होते हैं। ठीक है ना। और 3 नंबर पर कौन होते हैं? जो सामने बैठे होते हैं। तो बाकी दोनों किसको मानेंगे? उन दोनों को। सामने कौन बैठता है? सामाजिक बैठता है, सहृदय बैठता है, पाठक बैठता है, दर्शक बैठता है। तो वही मानिए दोनों ने। लेकिन इन्होंने नाम अलग दिया है। भट्ट नायक की बात करें तो प्रेक्षक या दर्शक आदि में। रस की अवस्थिति किस में होती है? प्रेक्षक या दर्शक आदि में। अभिनव गुप्त के अनुसार रस की अवस्थिति किस में होती है? सामाजिक या सहृदय में। सामाजिक या सहृदय में। विश्वनाथ की बात करेंगे तो प्रमाता या दर्शक में रहेगी रस की अवस्थिति। दार्शनिक मत इनका मीमांसा दर्शन। भट्ट लोलट का क्या था? मीमांसा दर्शन। शंकुक का क्या था? न्याय दर्शन। भट्ट नायक का क्या था? शंकुक का क्या था? न्याय दर्शन। भट्ट नायक का सांख्य दर्शन। और अभिनव गुप्त का शैव दर्शन या वेदांत दर्शन। ठीक है। ये कुछ चीजें हैं जो आप पढ़ते हो, उसमें बार बार शब्द आते हैं
उन शब्दों की व्याख्या की है मैंने। कुछ शब्द जो है वो रस सूत्र में बार बार आते हैं, लेकिन उनके बारे में जान नहीं पाते हैं। पढ़ाने वाला भी वैसे ही पढ़ा जाता है, आलंबन का, आश्रय का, भोज्य का, भोजक का, ठीक है ना, उत्पादक का, अनुमाप्य का, अनुमापक का, व्यंजक का, व्यंग्य और व्यंजक का, इस तरह से शब्दों का प्रयोग कर जाते हैं। अब आपको पता नहीं होता व्यंग्य क्या है, व्यंजक क्या है, इस वजह से अनुमाप्य क्या है, अनुमापक क्या है, उत्पाद्य क्या है, उत्पादक क्या है, गम्य क्या है, गमक क्या है, ठीक है ना। इन चीज़ों का पता नहीं होता तो वो बात समझ में ही नहीं आ पाती। किताबों में भी ऐसा लिखा होता है, कोई समझाने वाला तो फिर भी समझा देता है कुछ ना कुछ, लेकिन किताबों में देखकर तो कुछ भी नहीं आता, ऊपर से निकलता है कि क्या व्यंग्य व्यंजक, इतनी सारी बातें। तो उन परिभाषिक शब्दों को मैं यहाँ बता दूं, उससे कभी भी रस पढ़ोगे बड़ा आसान रहेगा। स्टोरी 10 रूपकार धनंजय ने रस की अवस्थिति नट तथा प्रेक्षक दोनों में मानी है। 10 रूपकार धनंजय ने रस की अवस्थिति नट तथा प्रेक्षक दोनों में मानी है। भरत मुनि ने रस को आस्वाद न मानकर आस्वाद्य माना है। याद रख लेना भैया, बहुत ही महत्वपूर्ण है। कितना भी ताकत लगाने लेना, भूलने के चांस रहेंगे, ठीक है ना, और आएगा पक्का। अन्य रस सूत्र के प्रथम व्याख्याकार कौन है? भट्ट लोलट है। रस सूत्र के प्रथम व्याख्याकार भट्ट लोलट। रस सूत्र की व्याख्या में सर्वाधिक मान्यता प्राप्त अभिनव गुप्त को। सर्वाधिक मान्यता किसे मिली थी? अभिनव गुप्त को मिली थी। स्थायी भाव व रस में भेद होता है, रस में विभाव। स्थायी भाव व रस में भेद होता है। वैसे तो मानते हैं कि स्थायी भाव ही रस में परिणित होते हैं, लेकिन स्थायी भाव और रस में भेद होता है, क्योंकि स्थायी भाव में केवल स्थायी भाव रहता है, जबकि रस में स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव सभी रहते हैं। सारे मिलकर रस का निर्माण करते हैं। ये बातें ध्यान रख लेना। और साधारणीकरण की बात भी मैं प्रश्नोत्तर में बता चुका हूँ कि साधारणीकरण में नगेंद्र के अनुसार, डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार साधारणीकरण में सबसे पहले साधारणीकरण किसका होता है? विभाववादी का होता है, स्थायी भाव का, उसके बाद साधारणीकरण होता है। पहले विभाववादी का साधारणीकरण होता है, बाद में स्थायी भावों का होता है। ये याद रख लेना बात को, ठीक है। भट्ट लोलट के जो व्याख्या है उसमें कुछ शब्द आए हैं, उनकी व्याख्या, ठीक है ना। उत्पाद्य, भट्ट लोलट के जो व्याख्या है रस निष्पत्ति की, उसमें ये शब्द आए हैं। उत्पाद्य, उत्पाद्य क्या है? जो उत्पन्न योग्य है रस। उत्पाद्य क्या है? जो उत्पन्न योग्य है हो रस। उत्पादक क्या है? जो उत्पन्न करने वाले हैं विभाव। उत्पादक क्या है? जो उत्पन्न करने वाले हैं विभाव। गम्य क्या है? जो चलने वाले हैं रस। गमक क्या है? जो चलाने वाले हैं अनुभाव। पोष्य क्या है? जो पोषण योग्य है रस। पोष्य क्या है? जो पोषण योग्य है रस। पोषक क्या है? जो पोषण करने वाले हैं संचारी भाव। जो पोषण करने वाले हैं संचारी भाव। अनुकार्य क्या है? मूल पात्र, राम आदि या ऐतिहासिक पात्र। अनुकार्य क्या है? मूल पात्र, राम आदि या ऐतिहासिक पात्र। अनुकर्ता क्या है? अभिनय करने वाले नट नटी आदि। अनुकर्ता क्या है? अभिनय करने वाले नट नटी आदि। शंकुक, शंकुक की व्याख्या में आने वाले शब्द। अनुमिति क्या है? अनुमान। अनुमाप्य क्या है? जो अनुमान योग्य हो रस। अनुमाप्य क्या है? जो अनुमान योग्य हो रस। अनुमापक क्या है? जो अनुमान करवाते हैं। अनुमापक क्या है? जो अनुमान करवाते हैं विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, ठीक है ना। अनुमापक में तीनों आ जाएंगे, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। चित्रतुंग न्याय क्या है? चित्रतुंग न्याय की परिभाषा किसने दी थी? वो किसने दी थी? चित्रतुंग न्याय की हम बात करते हैं तो चित्रतुंग न्याय के बारे में किसने लिखा था? चित्रतुंग न्याय के बारे में शंकुक ने लिखा था। चित्रतुंग न्याय के बारे में शंकुक ने लिखा था। शंकुक ने क्या लिखा था कि जैसे चित्र, घोड़े का चित्र देखकर हम उसके बारे में मतलब भाव अर्जित कर सकते हैं, उसके बारे में जान सकते हैं। घोड़े के चित्र को देखकर हम घोड़े को महसूस कर सकते हैं, उसको जान सकते हैं। तो उसी तरह से काव्य में हम क्या करते हैं कि काव्य में भी हम क्या करते हैं कि काव्य में जो पात्र होते हैं उनको देखकर, या नाटकों जो अभिनयकर्ता होते हैं उनको देखकर हम भावों को ग्रहण कर सकते हैं। तो इसमें अनुकर्ता जो है, जो नट नटी आदि है, वो ही मुख्य रहते हैं। रस की अवस्थिति उसी में मानी है। चित्रतुंग न्याय, इसमें इन्होंने ये 3-4 प्रतीतियां मानी है। सम्यक प्रतीति, सम्यक प्रतीति में क्या होता है? राम को राम समझना। मिथ्या प्रतीति क्या होता है? राम को श्याम समझना। संशयात्मक प्रतीति क्या होता है? राम है या श्याम। सादृश्यात्मक प्रतीति क्या है? राम जैसा समझना।
ये चार जो प्रतीतियां हैं इनके बारे में किसने लिखा है? इनके बारे में ये जो काव्य प्रकाश है, मम्मटकृत, मम्मट कौन सी शताब्दी के थे? 11वीं शताब्दी के थे, 11वीं शती के थे मम्मट। इनकी रचना थी काव्य प्रकाश। उस काव्य प्रकाश ने इन्होंने शंकुक के बारे में लिखा है कि शंकुक ने ये चार जो है प्रतीति या ज्ञान माना है। ज्ञान जो चार प्रकार का होता है, एक होता है कौन सा? सम्यक प्रतीति या सम्यक ज्ञान, जो जैसा है उसे वैसे ही समझना, मतलब राम को राम समझना, सम्यक प्रतीति। दूसरा है मिथ्या प्रतीति, जिसमें राम को श्याम समझ लेना, मिथ्या प्रतीति जिसमें राम को श्याम समझ लेना। तीसरी है संशयात्मक प्रतीति, जिसमें राम है या श्याम है ये संशय रहना। और चौथी है सादृश्यात्मक प्रतीति, जिसमें राम जैसा समझना। लेकिन ये यहाँ पर ये नहीं है, यहाँ पर जो है ये नहीं है। यहाँ पर क्या रहेगा? इसके बारे में ये जो नहीं है क्या है, एक्चुअल में क्या है कि ये चार जो है रस यहाँ पर नहीं है। इन चारों में ही रस की निष्पत्ति नहीं होती। रस निष्पत्ति के लिए मम्मट काव्य प्रकाश में लिखते हैं कि रस निष्पत्ति के लिए हमें पांचवी प्रतीति की जरूरत पड़ती है, जिसे विलक्षण प्रतीति कहा जाता है। पांचवी प्रतीति की आवश्यकता पड़ती है रस आदि को ग्रहण करने के लिए। किसकी आवश्यकता पड़ती है? पांचवी प्रतीति की, जिसे विलक्षण प्रतीति कहा गया है। जिसे विलक्षण प्रतीति कहा गया है। और विलक्षण प्रतीति में ही चित्रतुंग न्याय का विवेचन किया गया है। यह विलक्षण प्रतीति है, इसमें चित्रतुंग न्याय का वर्णन किया गया है। विलक्षण प्रतीति में वो कहते हैं कि घोड़े के चित्र को देखकर घोड़े को समझना या घोड़े को महसूस कर पाना, ये चित्रतुंग न्याय है। इसकी बहुत सारी वो विषय विस्तार में बता चुका हूं मैं, ठीक है। और ये जो काव्य प्रकाश वाली बात है, एक्चुअल में क्या था कि जो इनकी खुद की कोई रचना है, इनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती। किस किस के बारे में? भट्ट लोलट के बारे में, शंकुक के बारे में और भट्ट नायक के बारे में। भट्ट लोलट के बारे में, शंकुक के बारे में, भट्ट नायक के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती है। जो जानकारी मिलती है वो अभिनव गुप्त की जो दो रचनाएं हैं उनसे। अभिनव गुप्त की जो दो रचनाएं हैं, एक तो रस की जो टीका लिखी हुई है, भरत मुनि के नाट्य शास्त्र की टीका है, अभिनव लोचन ही है शायद, ठीक है ना। ऐसे नाम है। दूसरी है ध्वन्यालोक लोचन। एक है अभिनव लोचन है या अभिनव ऐसा कुछ होगा नाम, ठीक है ना। और दूसरी ध्वन्यालोक लोचन है। दो रचनाएं हैं उनका ही। और तीसरी जो मम्मट का काव्य प्रकाश है। इन तीन से इनके बारे में जानकारी मिलती है। इसलिए ये जो तथ्यात्मक जानकारी है ये मम्मट के काव्य प्रकाश से ही ली गई है। भट्ट नायक आ जाते हैं तीसरे। इसमें इन्होंने किन किन शब्दों का प्रयोग किया है? जैसे भोज्य शब्द है, तो भोज्य का अर्थ क्या है? भोज्य का अर्थ है भोग योग्य अर्थात रस, भोग योग्य अर्थात रस। भोजक दूसरा शब्द है भोजक, भोग कराने वाले कौन होंगे? विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, ठीक है ना। तीन व्यापार बताए इन्होंने, तीन व्यापार बताए, अभिदा, भावकत्व और भोजकत्व। अभिदा, भावकत्व और भोजकत्व। अभिदा क्या है? काव्यार्थ का ग्रहण। अभिदा में क्या होता है? काव्यार्थ का ग्रहण होता है। अभिदा में क्या होता है? काव्यार्थ का ग्रहण होता है। अभिदा में क्या होता है? काव्यार्थ का ग्रहण होता है। अभिदा में क्या होता है? काव्यार्थ का ग्रहण होता है। भावकत्व में क्या होता है? विभाव और अनुभाव होते हैं। भावकत्व में विभाव और अनुभाव होते हैं। भोजकत्व में क्या होता है? प्रेक्षक, दर्शक, पाठक, सहृदय और सामाजिक होते हैं। भोजकत्व में प्रेक्षक, दर्शक, पाठक, सहृदय और सामाजिक होते हैं। अभिदा में काव्यार्थ का ग्रहण होता है। भावकत्व में भाव को ग्रहण किया जाता है, किसके माध्यम से? विभाव और अनुभाव के माध्यम से। रस की अनुभूति होती है, रस की अनुभूति होती है। भोजकत्व में रस का भोज किया जाता है, आनंद प्राप्त किया जाता है, ठीक है ना। भट्ट नायक ने सबसे पहले रस को ब्रह्मानंद सहोदर कहा है। सबसे पहले ब्रह्मानंद सहोदर कहा है भट्ट नायक ने। 4 नंबर के जो व्याख्याकार है वो है अभिनव गुप्त। अभिनव गुप्त ने 2 शब्दों का प्रयोग किया है, व्यंग्य और व्यंजक। व्यंग्य और
व्यंजक। व्यंग्य क्या है? जिसकी व्यंजना हो सके। रस। व्यंग्य क्या है? जिसकी व्यंजना हो सके। रस। व्यंजक क्या है? व्यंजना करने वाले विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। इन दोनों क्या है? संचारी भाव। रस की बात आ गई तो रस की इन दोनों बड़े लोग है ना, सोनम वाला जो केस चल रहा है, सोनम का जो केस चल रहा है उसको बड़े ही रस ले लेकर मतलब हर कोई जो है उस पर बात कर रहा है। और बात करे ये तो कोई बात नहीं, जो बुरे लोग हैं उनकी बात होनी चाहिए ताकि बुराई सामने आए, और बुराई सामने आती है तब उस बुराई से हम बच सकते हैं, क्योंकि बुराई की ठोकर लगने से ही इंसान संभलता है। इंसान है जो ठोकरों से ही संभलता है। लेकिन एक समस्या आ रही है कि उसके अंदर कहीं ना कहीं जो स्त्री वर्ग है उसकी कहीं ना कहीं आलोचना की जा रही है कि आजकल स्त्रियां ऐसे हो गई हैं, कुछ मतलब मैसेज भी बनाए जा रहे हैं व्यंग्यात्मक रूप से कि रिश्ता करने से पहले पता लगा लेना चाहिए कि लड़की का कहीं अफेयर तो नहीं है। इस तरह से मतलब व्यंग्यात्मक जो चीज़ें हैं। तो मैं एक बात कहना चाहूँगा, क्योंकि हिंदी का विद्यार्थी हूँ, तो एक बात कहना चाहूँगा कि ये जो इस प्रकार के व्यंग्य जो है ना, क्योंकि बुरा जो होता है ना वो कोई जाति नहीं होती, कोई वर्ग नहीं होता, कोई धर्म नहीं होता। बुरा केवल और केवल वही होता है जो बुरा है, दूसरा कोई बुरा नहीं होता। तो स्त्री जाति पर व्यंग्य करना मुझे कहीं ना कहीं बुरा लगा। स्त्री जाति पर व्यंग्य नहीं करना चाहिए। ये प्रत्येक व्यक्ति विशेष के, वो स्त्री भी हो सकता है, वो पुरुष भी हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है, इस तरह के कांड करने वाला कोई भी हो सकता है, और जो करता है वो बुरा है। जो कर रहा है, चाहे वो स्त्री है चाहे पुरुष है, वो बुरा है, उसको उसकी जो सज़ा है वो मिलनी ही चाहिए। और इस तरह से जो मतलब सामाजिकता को, हमारी संस्कृति को जो ठेस पहुंचा रहे हैं, उनकी सज़ा अन्य चीज़ों से थोड़ी बढ़कर होनी चाहिए, क्योंकि समाज जो है ना वो एक संस्कृति से जुड़ा हुआ है, एक सामाजिकता से जुड़ा हुआ है। उस सामाजिकता को आपको पसंद नहीं है तो आप मत उससे अलग चलिए, लेकिन उसको अंदर घुस के उसके साथ विश्वासघात मत कीजिए। कहने से तात्पर्य है कि आप अगर किसी धर्म को, जाति को, वर्ग को मानते हैं तो माने, नहीं तो हटकर चलें, लेकिन उसमें घुसकर उसको बदनाम न करें, उसकी बुराई न करें, उसे तोड़ने का प्रयास न करें। जैसे कि सोनम वाला जो था, अगर प्यार था तो तुम शादी करो, समाज को, वर्ग को, किसी को तुमसे कोई आपत्ति नहीं है, संविधान ने तुम्हें अधिकार दिया, तुम विवाह कर सकते हो। लेकिन इस तरह से मतलब पहले शादी कर रहे हैं, फिर भाग रहे हैं, फिर मार रहे हैं, भैया कोई हाल को नहीं है दुनिया को। मतलब तो ये इस प्रकार के काम जो है ना, वो इस प्रकार के काम नहीं करें, और ऐसे लोगों की सज़ा जो है वो अन्य से थोड़ी बढ़कर होनी चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि ये कहीं भावनात्मक, इंसान शारीरिक रूप से जो ठेस पहुंचाई जाती है वो अलग होती है, लेकिन जो भावनात्मक रूप से जो ठेस पहुंचाई जाती है वो अलग होती है। हर इंसान को ठेस पहुंचती है ऐसी चीज़ों की, तो ऐसे लोगों की सज़ा अलग होनी चाहिए। लेकिन इतना जरूर कहना चाहूँगा कि स्त्री वर्ग को बदनाम नहीं करें, क्योंकि ये जो इस प्रकार के जो लोग होते हैं वो मानसिक रूप से विक्षिप्त लोग होते हैं। वो स्त्री भी हो सकते हैं, पुरुष होते हैं, इनका कोई इलाज नहीं होता, ठीक है ना। ये शुरुआत से ही बीमार होते हैं, मानसिक रूप से ये बीमार लोग होते हैं, तभी ऐसा ये लोग करते हैं। वैसे साधारण इंसान जो होता है उसमें इतनी क्षमता नहीं होती है कि वो इस तरह से, इस प्रकार का व्यवहार, गलती से कभी हो गया, ठीक है ना, तो बात अलग है, लेकिन इस तरह से वो नहीं कर सकते। तो स्त्री को इस तरह से न कहे, बस यही कहना चाहूँगा। जय हिंद।